स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। जहां इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी, देश विदेश के डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। कोई भी कॉलर हो, कोई भी उसके मन में सवाल हो, पूछना चाहता हो, सलाह लेना चाहता हो, हम अच्छे डॉक्टरों से आपका तारुफ कराएंगे। आप लगातार डॉक्टर से अपना सवाल पूछ सकते हैं। लोग डरे हुए हैं और आरटी-पीसीआर के साथ साथ सिटी स्कैन भी करवा रहे हैं, जिससे उनके लंग्स यानी फेफड़े में कोरोना का कितना संक्रमण है ये पता चलता है। लेकिन इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बयान को लोगों को डरा दिया है। गुलेरिया सिटी स्कैन कराने जाने को गलत ठहराते हुए चेतावनी दी है कि इससे कैंसर होने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि एक सिटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर है, जो कैंसर को जन्म देता है। लेकिन अब डॉक्टर गुलेरिया के बयान को इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने खारिज कर दिया है और कहा है कि सिटी स्कैन में इतना डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया के बयान को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और कहना है कि आपको सुनवाते हैं एक बार कि क्या कहना था। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनको कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। स्वास्थ्य मंत्रालय डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अपडेट्स देता है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप गुलेरिया थे और उन्होंने बताया कि सिटी स्कैन से कैंसर होने का डर है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा अगर कोई टेस्ट चल रहा है आरटी-पीसीआर से भी ज्यादा, तो एचआर-सीटी थोरैक्स इस टेस्ट का नाम है, जिसको एमआरआई के जरिए किया जाता है, जो कि बताता है कि आपके लंग्स में कितना संक्रमण है, कितना इंफेक्शन है, कितना पैचेस है। उसी पर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि आप उसके पीछे मत भागिए, इससे आपको कैंसर हो सकता है। फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या होता है सिटी स्कैन पर इतना कंफ्यूजन क्यों मचा हुआ है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया का बयान है, पॉजिटिव होने और हल्के लक्षण पर कोई जरूरत नहीं है, होम आइसोलेशन में है तो सिटी स्कैन आप ना करवाइए। ये कहना है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के निदेशक है। जी हाँ, माइल्ड इंफेक्शन है तो सिटी स्कैन की जरूरत नहीं है। एक सिटी स्कैन जो उन्होंने कंपेयर किया सिटी स्कैन को, कहा एक सिटी जो होता है, आपका स्कैनिंग होती है, आपकी बॉडी जब अंदर जाती है तो 300 से 400 टेस्ट एक्सरे के बराबर होता है। यानी एक बार आप सिटी करवाइए, 400 बार एक्सरे कराइए, ये दोनों चीजें बराबर होती है। सिटी स्कैन से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, ये कहा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। और सिटी स्कैन का शरीर पर विपरीत असर पड़ता है, ये रणदीप गुलेरिया ने कहा। उसके बाद एक बहस शुरू हो गई कि क्या जो टेक्नोलॉजी सिटी स्कैन की है वो कैंसर को बढ़ावा देती है। और खुद अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज की 3-4 ऐसी एटॉमिक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से जो इस पर काम करती है, उसने कहा क्या कैंसर हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा किसी के पास नहीं था कि 300 से 400 बार एक्सरे कराइए और एक बार सिटी स्कैन कराइए तो इससे आपको कैंसर हो सकता है। अब इंडियन रेडियोलॉजिकल के जो लोग हैं, उनका क्या दावा है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डॉक्टर गुलेरिया का बयान गुमराह करने वाला है। रेडियोलॉजिकल मतलब जितना स्कैन, सिटी स्कैन, एमआरआई, जितनी इमेजिनिंग की सर्विस होती है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, वो सब रेडियोलॉजिकल सर्विसेज के अंडर आती है। उनका कहना है कि सिटी स्कैन को 300 एक्सरे के बराबर बताना आउटडेटेड है। यानी जो डिपार्टमेंट है, जो लोग इसमें काम करते हैं, कहते हैं कि हो सकता है पहले ऐसा होता हो, लेकिन अब इतनी एडवांस मशीन्स आ गई हैं कि अब इतना खतरा स्कैन कराने में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिटी स्कैन से कैंसर जो होता था वो 30-40 साल पहले हुआ करता था, अब बहुत मॉडिफाइड और बढ़िया वर्जन की मशीन आ चुकी हैं। सिटी स्कैन के बेहद कम या हल्की रेडिएशन निकलती है, यानी इतना घबराने की जरूरत नहीं। केवल 5 से 10 एक्सरे के बराबर होता है एक सिटी स्कैन, ये रेडियोलॉजिकल यूनियन है, उनका कहना है। सिटी स्कैन से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बेस्ट जो मशीन्स आती हैं स्कैन की, वो जिन कंपनियों की आती हैं, उनका 7 और 8 वर्जन हिंदुस्तान के जितने भी आप कह सकते हैं बड़े इमेजिनिंग सेंटर से वो यूज करते हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं कि अब उतने खतरनाक रेडिएशन इस मशीन से नहीं निकलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का भी एक पैनल होगा। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास होंगे,
जो कि डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी फोर्टिस के शालीमार के, साथ ही साथ डॉक्टर ओम शंकर होंगे जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं बीएचयू के। दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हम लगातार ये भी आपको बता रहे हैं कि कोविड की ओपीडी चल रही है, कोविड ओपीडी भी चला रहे हैं। कोई दर्शक होंगे तो वो हमको कॉल भी कर सकते हैं। सीधे चलते हैं पहले डॉक्टर राजू व्यास जो कि डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के। डॉक्टर राजू, ये कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि पहले आप जब आरटीपीसीआर नहीं हो रहा था, केसेस बढ़ रहे थे, तब डॉक्टर्स ने ये सलाह दी थी कि अगर आरटीपीसीआर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज अपना एचआरसीटी थोरैक्स करा लीजिए, हमको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान आता है, वो कहते हैं 400 एक्सरे के बराबर एक सीटी स्कैन होगा, कैंसर की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अब जितने भी रेडियोलॉजिकल यूनियन वाले हैं उन्होंने कहा कि ये आउटडेटेड है। अब जो लेटेस्ट G7 G8 की सीमेंस की मशीन आ रही हैं उसमें बहुत कम रेडिएशन होता है। डॉक्टर राजू व्यास, क्या देखते हैं? आपने जो उनका स्टेटमेंट चलाया और उसको मैंने बड़ी बारीकी से सुना, तो उनके स्टेटमेंट में कोई कंट्रोवर्सी होने की संभावना मेरे को लगी नहीं, क्योंकि उनका जो स्पष्ट कहने का मतलब था वो ये था कि माइल्ड केसेस में सीटी स्कैन का कोई ज्यादा रोल नहीं है, जो कि एक बहुत वेल वर्स्ड ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आरटीपीसीआर पॉजिटिव है और उसको माइल्ड सिम्टम्स है, उसमें सीटी स्कैन कराने का ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है। रही बात उनके दूसरे एवज में जो कहने की थी, या उनका जो मेन एम्फेसिस था वो ये कहने का था कि स्पेशली सीटी स्कैन्स को डॉक्टरों के सुपरविजन में ही कराना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 ये मॉडरेट टू सीवियर जो कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं उसी में कराना चाहिए, उन मरीजों में कराना चाहिए जिनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा हो, 94% से नीचे जा रहा हो, उन मरीजों में कराने का जो मैं बेसिक मतलब उनका समझ पाया। उनका कहने का मतलब ये है। रही बात जो रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ने अपनी बात कही है, और बिल्कुल अपनी जगह वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो नई जनरेशन के स्कैनर, सीटी स्कैनर आजकल इंडिया में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो लग रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता, इसलिए कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। और वैसे भी जो डॉक्टर गुलेरिया का स्टेटमेंट था उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि अगर हम रिपीटेड सीटी स्कैन कराएंगे तो उन लोगों में कैंसर होने की संभावना रहती है। ये बात सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी बात को जो है इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ा सा गलत रहा। बिल्कुल आप बिल्कुल कोई बात मत करिए। मैं भी डॉक्टर गुलेरिया इस समय देश में है, लगातार असिस्ट कर रहे हैं, देश भर के डॉक्टर से भी बात करते हैं, हम उनकी किसी बात का कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ विवाद इस बात से हुआ, और बात जो रेडियोलॉजिस्ट को नहीं समझ में आई, उन्होंने कहा कि एक बार सीटी स्कैन कराइए तो लगभग 300-400 गुना रेडिएशन होता है, जितना एक एक्सरे आप कराइए और 400 बार एक्सरे कराइए, एक बार सीटी कराइए, उसका रेडिएशन एक बराबर होता है। सिर्फ इस एक लाइन को लेकर भ्रांति है कि क्या एक बार आप सीटी स्कैन कराते हैं तो वो 300-400 बार एक्सरे के बराबर होता है। डॉक्टर व्यास जी नहीं, ये बिल्कुल सही कहा रेडियोलॉजिकल सोसाइटी के जो हमारे कलीग्स हैं उन्होंने, कि अब जो नए स्कैनर्स हैं उसके अंदर रेडिएशन का क्योंकि अमाउंट बहुत ही कम होता है और उसमें इट इज इक्वलेंट टू गेटिंग इट डन अबाउट 18 से 20 एक्सरेज जो होते हैं उसके इक्वलेंट रेडिएशन बॉडी से पास होता है, इसलिए कैंसर होने की संभावना कम होती है। इसका एक एंगल हमें और जो मुझे समझ में आया, उनका ये कहने का मतलब ये भी रहा होगा, जो शायद उन्होंने अपने शब्दों में नहीं यूज किया, वो ये था कि अननेसेसरी जो लोग सीटी स्कैन कराते हैं अपने मर्जी से कराते हैं, बगैर डॉक्टरों के सुपरविजन में करा रहे हैं, उन्हें ये सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए जब तक इंडिकेटेड ना हो, जब तक डॉक्टर्स एडवाइज ना करें, तब तक कृपया करके आप सीटी स्कैन के सेंटर्स पे भीड़ इकट्ठा न करें, क्योंकि सीटी स्कैन के सेंटर्स भी हब बन सकते हैं कोरोना वायरस। बिल्कुल, बहुत लंबी वेटिंग है डॉक्टर साहब। आप समझिए दिल्ली एनसीआर में अगर आप सोचें भी कि आज आपको अपना एचआरसीटी थोरैक्स कराना है तो शायद आपका जो वेटिंग लिस्ट होगी वो 3 से 5 दिन हो सकती है। डॉक्टर प्रोफेसर ओम शंकर जी हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बीएचयू के, इनको भी जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत सिटी स्कैन को लेकर आप देख सकते हैं एक बड़ी चर्चा देश में छिड़ी हुई है कि सिटी स्कैन कब कराना है, कब नहीं कराना है, डॉक्टर की सलाह से कराना है। लेकिन जब लोग घबरा जाते हैं, आरटीपीसीआर नहीं हो पाता है या आरटीपीसीआर हो भी जाता है, नहीं आता है, फिर एक थ्योरी ये भी आई थी कि बीच में कि आरटीपीसीआर से इस बार का जो वेरिएंट है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप एचआरसीटी कराइए, एक थ्योरी ये बीच में चली थी, तब लोग एचआरसीटी की तरफ भागे।
डॉक्टर शंकर, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं, कब किसी भी पेशेंट को असिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक HRCT करवाना चाहिए? आपको और सबसे बड़ी बात है कि जनता को ये समझने की बहुत जरूरत है कि हर आदमी को सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन सेंटर एक लिमिटेड रिसोर्स है। और डॉक्टर गुलेरिया साहब की जो मेन कहना था वो ये है कि आप लिमिटेड रिसोर्स की जो पेंडेमिक फैला हुआ है, तो इस तरह से आप ओवर बजट न करिए कि बेचारे कर ही ना पाए या ओवर डिमांडेड हो, ज्यादा फेमस हो जाए वहाँ पर। और दूसरा सर ने खुद कहा कि वहाँ पर एक दिन कोरोना फैलाने का जो है एक केंद्र बन गया। दूसरी जो आपने सवाल पूछी कि कब हमको सीटी स्कैन जी सीटी स्कैन के दो जगह हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, और खास करके ऐसे पेशेंट जिसमें सीरियस होने के लक्षण आपको लगते हो। तो सीरियस होने का लक्षण क्या होता है, बस आरटीपीसीआर आपने चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस कंडीशन में आपको सीटी स्कैन जो है एग्जैक्ट पैथोलॉजी बताता है कि आपको कितना लंग जाता है। वैसा कंडीशन क्या है, अगर आपका सेचुरेशन 95% से कम हो रहा है रेस्टिंग स्टेट में। दूसरा यह है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तीसरा कंडीशन ये है कि आपका फीवर जो है 5-7 दिनों के बाद भी कंट्रोल नहीं है, और फीवर जो है या तो बढ़ रहा है या अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तीसरी बात यह है कि आदमी में सुसुप्ता या बेहोशी जैसी छाई जा रही है। उसके बाद ये कंडीशन है कि जैसे एक आपको बताया कि ये रेस्ट स्टेज पर है। बात क्या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि कई आदमी कहते हैं कि अभी तो ये ठीक है, 24 घंटे में इसको डिटोरिए तुम्हें इससे बेहतर इससे भी एक मारामारी के घर से सीटी स्कैन पे जा रहे हैं कि हम पहले देख लें कि हम कितना सीरियस है। तो उसको सीटी स्कैन में जाकर डायरेक्ट कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम लोग ब्लड सैंपल्स हैं, कई सारे टेस्ट और ठीक है डॉक्टर शंकर। डॉक्टर व्यास एक क्या है कि आपको ठीक है डॉक्टर शंकर, आता हूं आपके पास। डॉक्टर व्यास, इसी में आपसे चाहूंगा ऐड ऑन कर दीजिए, अगर कोई पेशेंट है, उसको मान लीजिए 2 से 3 दिन सिम्टोमेटिक पेशेंट था, उसने अपना आरटीपीसीआर का टेस्ट कराया, उसकी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, वो घर में आइसोलेट हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में रहेगा तो ऑटोमेटिक डॉक्टर्स हैं, वहां पर जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो अपने हिसाब से स्कैन एक्सरे टेस्ट करते रहते हैं। मान लीजिए जो पेशेंट है, और अधिकतर पेशेंट घर में ही आइसोलेट होते हैं, तो उस स्थिति में 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, कितने दिन बाद उसको स्कैन कराना चाहिए? डॉक्टर व्यास साहब, पहले अगर आप इसका जवाब देते कि अगर पेशेंट घर पे है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, 3 दिन सिम्टोमेटिक था, 4थे दिन टेस्ट होता है, 6वें दिन रिपोर्ट आती है, ऐसे मरीज को अगर सीटी कराना हो तो कब कराएं? वही बता रहा था कि सबसे पहले तो ऐसे ही पेशेंट के लिए मैं बता रहा था कि एक तो उसका सेचुरेशन 95% से कम है। दूसरी बात यह है उनका ब्लड प्रेशर घटते जा रही है, फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और सांस फूलने लगी है उसकी। इसके अलावा क्या है कि आदमी को अगर वो यंग पेशेंट है तो 6 मिनट वॉक टेस्ट करना चाहिए घर के अंदर, और आपको उस समय पल्स का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन नापने की मशीन है शुरुआती में नाप लें, और 6 मिनट टहलने के बाद फिर आप उसको नापें। अगर उनका सेचुरेशन घर में होम आइसोलेशन में 3 से 4% से ज़्यादा कम हो जा रहा है, या फिर अगर विंड आती है उनको 3 मिनट तेजी से आप चलाएं। ठीक है ओम शंकर जी, कुछ ऑडियो का अगर कुछ ऑडियो का इशू है, मुझे लगता है कि एक बार रिजॉल्व करना चाहिए। एक बार डॉक्टर व्यास के पास चलते हैं। डॉक्टर व्यास, खबर आपने भी सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है, उसने साफ कहा है कि तीसरी लहर के लिए तैयारियां क्या है, जो डॉक्टर्स नर्सेस घर में हो उनका इस्तेमाल क्या है, बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, और कल ही जो प्राइम साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है राघवन सर, उन्होंने भी ये कहा था कि तीसरी लहर है, इससे हमको लड़ना है, उसके लिए हमको पहले से तैयारी करनी होगी। आपका अपना सोचना समझना डॉक्टर साहब इस पे क्या है? अभी तो सेकेंड वेव की पीक नहीं आई, तीसरी लहर की बातचीत शुरू हो गई है। डॉक्टर व्यास, जैसे कि अभी न्यूज में सुबह से मैंने देखा जी कि प्राइम मिनिस्टर के जो टेक्निकल एडवाइजर हैं, साइंटिफिक एडवाइजर से हाँ। साइंटिफिक, जी। तो उन्होंने ये कहा कि तीसरी लहर आने की संभावना है। मुझे एज एन क्लिनिशियन, एज एन डॉक्टर, मुझे तीसरी लहर की कोई खास चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि आज जब हम देश में 4 लाख 4.25 लाख के करीब केसेस पर डे के हिसाब से पॉजिटिविटी रेट हमारे देश में आ रही है, तो मुझे आज की चिंता ज्यादा है, तीसरे वेव की ज्यादा चिंता नहीं है। आज मुझे ये देखना है कि आने वाले आज के दिन में या पिछले 3 दिनों में
जो 3.5 से 4 लाख लोग पॉजिटिव हैं, वो 1 हफ्ते के बाद में उन लोगों को हो सकता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, उनके लिए हमें आईसीयू बेड की भी जरूरत पड़ सकती है। जो पिछले 3 या 4 दिनों में पॉजिटिव आए हैं, उनको हमें 1 वीक के बाद में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई। डॉक्टर व्यास, हम लोग बात थर्ड वेव की कर रहे थे, जिस पर आपने बोला भी कि अभी इसकी आशंका ज्यादा ना उस पर बातचीत करी जाए। अभी जो पेशेंट हैं, 4 लाख पेशेंट हैं, उनके बारे में सोचा जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर्स हो या जो लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर व्यास, वो कह रहे हैं कि भाई आप फर्स्ट वेव आपने देखी, आप एक आदमी को घर पे आइसोलेट करते थे, आइसोलेशन सेंटर पे रखते थे, वो ठीक हो जाता था, घर चला जाता था। उस समय आईसीयू बेड्स की कमी महसूस हुई, वेंटिलेटर्स की कमी महसूस हुई। सेकेंड वेव किसी को भी नहीं पता था कि ऐसी होगी। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रहा है, सरकार भी ये बात कह रहा है कि सेकेंड के बाद थर्ड वेव भी आएगी, यानी अभी सेकेंड वेव का पीक आएगा, उसके बाद थर्ड वेव आएगी। ऐसे में डॉक्टर साहब, एहतियात सरकारों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और सोसाइटीज को क्या लेना चाहिए पहले से थर्ड वेव के लिए? एक तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेजी से हो, थर्ड फेज से पहले ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए, और क्या कर सकते हैं हम लोग थर्ड वेव के आने से पहले तैयार होने के लिए? डॉक्टर व्यास। जी सर, रही बात जिस तरीके की बात अपन सेकंड वेव से थर्ड वेव में जाने की कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि हमें अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 वे में देखना पड़ेगा। एक जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ज्यादातर आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की ज्यादा जरूरत अब पड़ रही है सेकेंड वेव में। तो इसी चीज को हमें पैरामीटर रखते हुए आने वाले दिनों में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आईसीयू सपोर्टेड और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू बेड्स को ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कोविड का सवाल है, कि कोविड के सारे मरीजों का इलाज में ऑक्सीजन एक प्रिमिटिव रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें तुरंत जितना मैक्सिमाइज हम कर सकें ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को हिंदुस्तान में। और जैसा कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोगों से हम लोग सुनते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम हमें ट्रांसपोर्टेशन की आ रही थी, जो कि अब हिंदुस्तान की सरकार ने और स्टेट की गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे क्रायोजेनिक टैंकर्स को परचेज किया है। मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 हफ्तों में भी हम लोग ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को अगर नॉर्मलाइज कर लेते हैं और सारी स्टेट्स में जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसको दूर कर लेते हैं, साथ ही साथ हमें एक और चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, है वो है हमारी लाइफ सेविंग ड्रग। उनको भी हमें उनका प्रोटेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। पर तीसरे वेव के आने से पहले, जैसा कि आपने खुद ने कहा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हमारे नौजवान युवकों से लेके हमारे घर के वृद्ध लोगों को सबसे ज्यादा वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और जो पहले वैक्सीनेशन का ऑल इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड माना गया था कि जो है हर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन के कारण 60% लोगों को अगर हम अपने देश के 60% जनता को वैक्सीनेट कर देते हैं तो शायद हर्ड इम्यूनिटी हमारे कंट्री में आ जाएगी। उसका पैरामीटर बढ़ा के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी जो है वो करीब 80% कर दिया गया है। ये एक नॉर्मल वो है, हर आदमी और डॉक्टर कह रहा है, और इस बात को हम भी मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप कोविड से लड़ पाए। एक बार डॉक्टर शंकर को लाना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर शंकर, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ऐसे में क्या ये माना जाए जो एक सुपर वैक्सीन की लगातार चर्चा होती है, अमेरिका, यूरोपियन देश इस बात की चर्चा करते हैं, एक सुपर वैक्सीन पर काम हो रहा है, मेडिसिन पर काम हो रहा है, तो क्या हम उम्मीद करें कि थर्ड वेव से पहले कम से कम वैक्सीनेशन का प्रोसेस तो एक तरफ चलेगा, कम से कम कोई ड्रग ऐसी आएगी जो कोविड से लड़ पाए? बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। और मेरा, अगर आप नीति कौन पर विचार मानेंगे, जानना चाहेंगे, तो मेरा मानना है कि इस कोरोना वायरस को जड़ से सिर्फ कुछ टैबलेट ही दूर कर सकते हैं, वैक्सीनेशन दूर नहीं करेंगे। जितने भी वैक्सीनेशन आज साल के अंदर हैं, सभी के सभी सिर्फ आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इतना लेवल पे करता है कि आपके ट्रांसमिशन चेन को नहीं तोड़ता, आपकी सीवियरिटी को कम कर देता है, दूसरी बार तीसरी बार फिर से री इन्फेक्शन होने की संभावनाएं को इतनी कम और नगण्य नहीं कर देता, और ट्रांसमिशन चेन को रोकता है कि नहीं रोकता है ये कंफर्म नहीं है। जैसे क्या हुआ कि स्वाइन फ्लू आज से कुछ साल पहले जब फैला था, एक कैमी फ्लू नाम की दवा आई जिसमें
जड़ से मिटा दिया। और ऐसा ही ड्रग अभी फाइजर और अदर कंपनी और स्टेज ऑफ ट्रायल में चल रहे हैं। वो ड्रग्स जब आएंगे हमें लगता है कि वही, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी हम लोग यही सोच रहे थे जब पहला वेव आया था तो दूसरा वेव शायद ना आए, और हम लोग अब जीत रहे हैं और हम लोग उस पर हार गए। एक्चुअली जब हम सोच रहे थे कि हम जीत गए तभी हार गए। और जहाँ तक आपने एक बात पूछी कि पिछले बार मेरा बात कट करके आ रहा था, आवाज तो मैं सुन नहीं पा रहा था आपकी बातों को। मेरा मानना है कि अगर पहले वेव में हम दूसरे वेव के बारे में तैयारी की होती तो हम ज्यादा अच्छे से लड़ रहे होते। यानी हमको स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कम से कम 3 लाख करोड़, जैसे कि पिछली बार हमने 20 लाख करोड़ हमारे देश के पूंजीपति और गरीब लोगों के लिए दिया था, आज देश की जनता के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, चाहे वो आईसीयू बेड हो या प्लांट हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर हो, या जो मेडिकल कॉलेज है उसके अपग्रेडेशन की बात हो, एग्जिस्टिंग से नए क्रिएशन को छोड़ दीजिए।